Students, so our next chapter is human eyes and the colorful world. Okay, so now the topics are in this chapter. The topics names are actually in books we have a topic. These topics are given, but in our syllabus जो अब रह गया है आफ्टर रिडक्शन, ठीक है, तुम लोगों को पता है कि सीबीएसई ने हटा दिया, तो पहले उसने जो ये ह्यूमन आइज वाला पार्ट हटा दिया है, डिफेक्ट्स हटा दिया है, ह्यूमन आइज इंट्रोडक्शन ह्यूमन आइज एंड डिफेक्ट्स, ये सारा पार्ट हटा दिया है। तो हमारे पास जो सिलेबस में रह रहा है वो क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो इस चैप्टर में जो है सो हमें ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि सर इसका वेटेज कितना होगा, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वन सब लाइक जब सब्जेक्टिव पेपर होता है, अब तो ऑब्जेक्टिव है, तो आप सोचो एक क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा वो 1 या 2 आएगा, ठीक है। और बच्चे मैं आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी चैप्टर आई विल शेयर द 40 क्वेश्चंस, okay, approx 40 questions from that chapter. So first complete the NCERT, then after I will share the some objective questions also. Okay, तो आप लोग उस हिसाब से ही करोगे और उसका सॉल्यूशन सबमिट करोगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म पढ़ाता हूँ। तो ह्यूमन आइज वाला जो पार्ट्स है, ये पार्ट्स जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग जो है सो डायरेक्ट रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब देखो जरा बच्चे, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, पहले ग्लास प्रिज्म क्या होता है देखो, ये है दिस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। मैं आपको यहाँ छोटा सा एक ड्रॉ करके बताता हूँ। मैं फर्स्ट ट्राई करता हूँ एक 3D में ड्रॉ करने का, ठीक है, जिससे आपको फील आ जाए। आप लोग ने देखा होगा प्रिज्म, है ना, हमारे लैब में भी है, ठीक है। जब भी स्कूल ओपन होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लुक एट दिस, तो प्रिज्म इज लाइक दिस, सो इट्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ओके, व्हिच इज बॉन्डेड बाय मिनिमम 2 सरफेस। और देखो सरफेस का एज है ना, 2 सरफेस एज से जो है इस तरह से ये बॉन्डेड है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है ना। अब जनरली जैसे हमारे लैब में ये ग्लास का बना होता है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का आपको मैंने स्टैंडर्ड बता रखा है, तो आप वहां से लिख सकते हो। वैसे ये जनरली जो है सो ज्यादा होता है, इट्स अ मोर देन 1। जनरली हमारे यहाँ बात कर रहे हैं, हम लोग जनरल बात कर रहे हैं, जनरल नॉलेज के लिए आपको होता है, ठीक है। अब देखो इसका आपको यहाँ, क्योंकि इस वाले पार्ट में हम लोग को डील करना है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि इस तरह से ड्रॉ किया है। फिजिक्स में फॉर नोटेशन पर्पस वी आर रिप्रेजेंटिंग प्रिज्म बाय दिस ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ देखो हमने इस तरह से एक प्रिज्म बना रखा है। अब क्या हो रहा है जरा देखो बच्चे, यहाँ पे दिस इज अ रे लाइट, यहाँ से एक रे लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स अ इंसिडेंट रे, है ना। तो रे लाइट इंसिडेंट किया, अब क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉन है बच्चे, समझ में, यहाँ नॉर्मल ड्रॉन है, इस तरह से एक नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो आपको पता है कि whenever the light used to travel from rare medium to denser medium, क्या होता है, it will tilt towards the normal। तो आप देखो, ये देखो लाइट आ रहा है येलो कलर का, ये कैसा होगा, ये टिल्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से रे टिल्ट हो गया। Then after what is happening? Look at this. Here again we have a normal. एक ये इस तरह से नॉर्मल है। तो अब क्या हो रहा है, फिर से ये जो है लाइट जो है फिर से यहाँ देखो, यहाँ फ्रॉम डेंसर टू रेयर जा रहा है ना। सो डेंसर इट्स अ मेटेरियल ग्लास, मैंने ऐसा लिया है कि ये ग्लास प्रिज्म, देखो मैंने लिख रखा है यहाँ पे सो ग्लास प्रिज्म। अगर ये ग्लास प्रिज्म है और बाहर क्या है बच्चे, बाहर आपका एयर है। अगर ये अंदर एयर है और बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, इट मींस दिस इज अ डेंसर मीडियम, दिस वन इज द रेयर मीडियम। द व्हाट विल हैपन, रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रे इस तरह से जाएगा, समझ में आ रहा। तो रे का जो ये किस तरह से मूवमेंट होगा, पहले ये इस तरह से इंटर करेगा, देन आफ्टर इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन आफ्टर फ्रॉम हियर इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो दिस इज द प्रोपगेशन हाउ द रे विल प्रोपगेट, ओके। अब जरा देखो समझो क्या हो रहा है कि ये चलो नॉर्मल था, एक्चुअल में अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे कैसा जाता, ये रे ऐसा जाता, ये जो डॉटेड लाइन है बना इसके अलोंग चले जाता, बट ड्यू टू दिस प्रिज्म ये यहाँ पे टिल्ट हो गया, और लास्ट में यहाँ से जो इमर्जेंट रे है, दिस इज द इमर्जेंट रे, जो रे बाहर आ रहा है यहाँ से निकल रहा है प्रिज्म से, दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट रे। तो एक्चुअल में इंसिडेंट रे इधर जाता, but you putted a prism here and due to that prism now it's going in this direction। तो क्या हुआ है, ये टिल्ट हो गया है with some angle, और इसने ये किस एंगल से, ये मान लिया डेल, मैं आप रेड कलर से लिखता हूँ जो दिखेगा आपको,
कि डेल जो है एंगल से देखो क्लिट हो गया। एक्चुअल में क्या है, ये रे ऐसे जाता, बट ऐसे नहीं जा करके कैसा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब इधर डेविएट हो गया, तो इसलिए ये जो डेल है दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बच्चे, तो एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको ये पूरा चीज समझ में आया। मैं आपको थोड़ा सा एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करके बताऊंगा। बाय द वे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको अभी ये नोट्स दूंगा, ये पूरा नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपके नीचे जो है, सो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, बट दैट थिंग इज ऑल्सो रिटन है। मैंने इस सब चीज को यहाँ पे लिख भी दिया है। क्या लिखा है देखो, व्हेन अ रियल लाइट इज पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म इट गेट्स बेंड टुवर्ड्स एट द एयर। देखो पहले तो यहाँ एक बार बेंड हुआ, फिर यहाँ पे बेंडिंग हो रहा है लाइट का, है ना। इंटरफेस द ग्लास एयर इंटरफेस एंड द इमर्जेंट रे डेविएशन ऑफ द एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको बोर्ड में डेफिनेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। वैसे जब हम लोग का लैब में आपको कराता हूँ, वहां पे भी मैं एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करवाता हूँ। तो मैं थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बनाने के लिए आपको इधर बता रहा हूँ। देखो मान लो ये प्रिज्म है, दिस इज अ प्रिज्म, ओके। अब इस प्रिज्म के इस सरफेस पे और इस सरफेस पे हमने क्या किया है, ऐसा नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है बच्चे। अब क्या होगा कि मान लो एक लाइट इंसिडेंट किया, एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट किया, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ टिल्ट होगा। देन आफ्टर अगेन हियर लुक एट दिस, दिस इज मेड विद द ग्लास, ये ग्लास का बना हुआ है बच्चे, है ना। और बाहर क्या है, एयर। तो जब ये ग्लास से एयर में जाएगा तो क्या होगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो देखो ये दूर चले गए। तो दिस इज द इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज कॉल्ड द इमर्जेंट एंगल, ठीक है बच्चे। अब ये देखो जरा, दिस एंगल यहाँ पे एक ये रिफ्रैक्शन एंगल 1 है, इसका वैल्यू मैंने इसको R2 रख दिया, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चे। ये डॉटेड लाइंस क्या है, नॉर्मल है। अब मैं आपको पूछूं कि यहाँ डेविएशन एंगल क्या होगा। देखो एक्चुअल में इस लाइट को कैसा जाना था बच्चे, इस लाइट को इस तरह से जाना था, इस डॉटेड लाइन के अलावा, बट अब ये जा कहाँ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर आप इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमारा रे था वो ये डेल एंगल से डेविएट कर गया। तो दिस इज द व्हाट, दिस डेल इज व्हाट, एंगल ऑफ डेविएशन। हमने लास्ट वाले में देखा था, दिस इज डेल इज द एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कभी कभी ये एंगल ऑफ डेविएशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको बताऊँ। देखो जैसे कि इस प्रिज्म का मैं नाम ले लेता हूँ, दिस इज द ए बी सी, ओके। प्रिज्म का नाम मैंने लिख रखा है यहाँ पे ए बी सी, ओके स्टूडेंट। अब जरा देखो, पहली बात तो यहाँ इस वाले पार्ट में मैं अगर बात करूँ तो ये एंगल कितना है, 90। चलो पहले ये आई है, ये आई इंसिडेंट एंगल है, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, पहले अगर मैं इस पूरे की बात करूँ, ये पूरा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। इसका मतलब ये बचा हुआ पार्ट जो है वो कितना, बिकॉज दिस इज द आर, द फुल एंगल इज, इफ इट इज आई देन अल्टरनेट एंगल, ये कितना हो जाएगा, सर अपोजिट साइड में जो ये एंगल बन रहा है इसके आई के सेम होगा, तो ये भी आई होगा। तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई माइनस आर। सिमिलरली आप यहाँ पे ये एंगल लिख सकते हो, ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे, दिस इज द ई माइनस आर टी, ठीक है, ये हो जाएगा ई माइनस आर टी। चलो पहले मैं आपको ये देखो व्हाइट कलर का एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझना। मैं जो ये व्हाइट कलर का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस क्वाड्रिलेटरल को आप देखो, लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल। इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो। देखो इस क्वाड्रिलेटरल में आपसे पूछ रहा हूँ कि दिस इज अ 90 डिग्री, दिस वन इज द 90 डिग्री, एंड आई एम अज्यूमिंग दिस एंगल इज x. It means what, a plus 90 plus x plus 90, quadrilateral sum of all the angles कितना होता है, 360, 360. It means from a plus x equal to what you are getting, 180. Is it okay? So from here what you are getting, a plus x is equal to 180, क्योंकि देखो ये 90 90 180 180 आप इधर लाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बच जाएगा, 180. Now look at this triangle, this is small triangle, in this small triangle, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ जिसको मैं अभी रेड कलर से बना रहा हूँ, look at this,
I'm talking about this triangle. On this triangle, if I am writing, what we can write? The x plus r1 plus r2 is equal to what? Sum of all the angle of triangle is equal to what? 180. Okay. From here, look at this. This is the first. This one is the second. From first and second. From first and second, what we can write? A plus x is equal to x plus r1 plus r2. X cancel out. From here what you are getting? A is equal to r1 plus r2. ये काम आने वाला है बच्चे. तो आपको एक यहां से पता चला रिलेशन A इक्वल टू r1 प्लस r2. मुझे चाहिए क्या? मुझे निकालना है डेल. मुझे चाहिए डेल. एक्चुअली हम लोग को क्या फाइंड करना है? डेल. अब जरा देखो बच्चे, डेल कैसे कैलकुलेट करेंगे? लुक एट दिस ट्राइंगल. देखो मैं आपको एक ग्रीन कलर से ट्राइंगल बना रहा हूं, उस ट्राइंगल को देखो आप. लुक एट दिस ट्राइंगल. ये जो ट्राइंगल है बच्चे, इस पे मैं मूव कर रहा हूं अपने पेन को. इस ट्राइंगल में देखो डेल. डेल क्या है? एक्सटर्नल एंगल. तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा? सम ऑफ दिस टू एंगल. सो डेल इक्वल टू व्हाट यू विल गेट? दिस इज द I minus r1 plus E minus r2. इस दोनों को आप ऐड करो तो फ्रॉम हेयर व्हाट यू कैन राइट? डेल इक्वल टू I plus E minus of r1 plus r2. r1 plus r2 हमने क्या लिखा? A. It means from del equal to what we can write? I plus E minus of A. समझ में आया सबको? तो दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आपको समझ में आ रहा है? ठीक है. यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? बताओ, किसी को इस डेरिवेशन में डाउट्स है? तो आपको यूज करना होगा, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए. ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए. ये आपको यूज करना पड़ सकता है. कब यूज करना पड़ेगा? जब हम लोग लैब में यूज करेंगे. लैब में जब डेविएशन एंगल निकालेंगे तो आपको इस तरह से, वहां पे आपको ए गिवन होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट आई और ई के लिए डेल निकालोगे. ठीक है ना? हाँ ना बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ओके स्टूडेंट. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. तो क्या होता है बच्चे, जब भी व्हाइट लाइट इंटर करता है, जब भी ये व्हाइट लाइट इंटर कर रहा है हमारा इस ग्लास प्रिज्म से, ओके, जब भी व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म से इंटर करता है, एक्चुअली व्हाइट लाइट जो है सो आपका 7 कलर का मिक्स करके बना हुआ था. तो अब जब ये ग्लास से पास करता है, ग्लास प्रिज्म से पास करता है, तो क्या होता है, ये 7 कलर में जो है सो आपको डिस्पर्स कर जाता है. ये 7 कलर में जो है सो डिवाइड हो जाता है. Whenever you will pass the white light through a glass prism, it will split, और आप कह सकते हो ये अलग अलग हो जाता है ना. इसे बैंड की तरह आपको दिखेगा. आप इजीली देख सकते हो लैब में. ये जब आप व्हाइट कलर को पास कराओगे, जैसे सनलाइट को पास कराओगे, तो आप उसको एक इस तरह से स्क्रीन रखोगे तो आपको उस पर दिखेगा कि किस तरह से व्हाइट लाइट स्प्लिट करता है इन 7 कलर. ठीक है. और ये जो 7 कलर में स्प्लिट करेगा बच्चे, इसको हम लोग किसी भी स्क्रीन पे हम लोग इसको ले सकते हैं. तो ये जो 7 कलर, सॉरी यहाँ इसको अगर आप यहाँ पे स्क्रीन रख दोगे, तो अगर आप ब्लैक स्क्रीन रख दोगे तो आपको विजिबल नहीं होगा. अगर आपने यहाँ पे व्हाइट स्क्रीन रखा तो आपको ये 7 कलर दिखेगा. ठीक है. तो ये कहलाता है आपका क्या? स्पेक्ट्रम. ये आपका क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम. ठीक है बच्चे, इसको कहते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम. अब ये कलर क्या क्या होता है? ये कलर हम लोग को पता है. इस कलर का जो नाम है सबको ही पता है. सबको विबग्योर, ऐसे उल्टा हम लोग क्या रखते हैं? विबग्योर, है ना. V stand for what? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So these are the 7 color. तो white color जो है हमारा वो 7 color में इस तरह से split हो जाता है. ठीक है ना. तो ये पूरा जो प्रोसेस है, the process of splitting of white light into 7 color is called the dispersion of light. ठीक है. इसको मैंने यहाँ लिख भी रखा है बच्चे. देखो, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो फिर आपको नोट्स कैसे बनाओगे. नोट्स बनाते समय आप यहां से लिख लोगे. ये सारी चीजें ही नोट्स में आप नोट कर लोगे, है ना. तो कैसे करोगे? देखो क्या लिखा है. When a beam of white light is passes through a glass prism, it split up into band of colors called a spectrum. This phenomena is called the dispersion of white light. ठीक है. कौन कौन सा कलर होता है सब कुछ आपको समझ में आ रहा है.
इज दिस क्लियर और नॉट? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके अब देखो बच्चे, मैं आपको कुछ चीजें और एक्चुअल में क्या है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। जब आप क्लास 12 में जाओगे, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा वहां, तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना? आपको यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो एक्चुअल में ये होता क्यों है, ये स्प्लिट क्यों होता है, लाइट जो डिफरेंट में क्यों होता है? क्योंकि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है ना, उसका स्पीड जो होता है इन मीडियम डिफरेंट डिफरेंट होता है ना? रेड लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है और वायलेट लाइट का स्पीड डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसका लैम्डा डिफरेंट होता है, इसीलिए जो है आपको बैंड ज्यादा और कम दिखता है। एक्चुअल में क्या है, जो रेड लाइट होता है वो सबसे कम बैंड होता है, और जो आपका वायलेट कलर का लाइट है वो सबसे ज्यादा बैंड होता है। ये चीजें मैंने लिख भी रखा हूँ इसमें, हाँ लिखा है, देखो। द रेड लाइट बैंड्स द लीस्ट एंड द वायलेट लाइट बैंड्स द मोस्ट। ये सबसे ज्यादा बैंड होता है, ठीक है बच्चे? तो यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट क्या होता है कि वो जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर में पहले स्प्लिट हुआ। आप इसको क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है? तो जब भी देखो यहां से आपने व्हाइट लाइट पास कराया तो ये क्या हुआ, 7 कलर में पहले टूट गया, स्प्लिट हो गया। अब फिर से यहाँ पे एक आपने इनवर्स प्रिज्म रख दोगे तो ये सारा व्हाइट लाइट यहां से इंटर करेगा, और यहां से जो एग्जिट करेगा लाइट वो आपको दिखेगा फिर से क्या, व्हाइट लाइट। देखो इसको भी लिख रखा है, ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट क्या होता है, या आपको फिर से जो आपने स्प्लिट किया उससे आपको प्रोड्यूस करना है व्हाइट लाइट, तो उसको कैसे लिखते हैं? देखो, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट इज स्प्लिट इनटू its components or 7 color. Components of white light is what? That's 7 color. With pure, okay? When these colors are allowed to fall on a inverted glass, देखो इधर था, inverted glass प्रिज्म पर जब ये गिरेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये रिकम्बाइंड होकर के व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। इट विल अगेन प्रोड्यूस द व्हाइट लाइट, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें है बच्चे, ये सब चीजें बहुत ही बेसिक है, आपको आराम से एक बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, अब देखो आप लोग के दिमाग में आता होगा, बरसात के टाइम में आप लोग देखते हो कि रेनबो फॉर्मेशन होता है ना? जब भी आप देखोगे आफ्टर बारिश, जैसे कि थोड़ा बहुत बारिश हुआ और जैसे ही बारिश बंद होगा आप बाहर देखोगे तो आपको रेनबो दिख जाएगा, है ना? जनरली रेनी सीजन में ही ऐसा होता है, ठीक है? जब भी बारिश होता है और उसके बाद जो है सो आपको रेनबो फॉर्मेशन दिखेगा। एक्चुअल में क्यों होता है, रेनबो क्यों फॉर्म करता है? तो क्या होता है, हमारे जो एटमोस्फेयर है उसमें रेन ड्रॉप, छोटा छोटा रेन ड्रॉप रहता है, और जब वहां पे उस रेन ड्रॉप के थ्रू डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, ठीक है? तो क्या कैसे होता है, यहाँ चीज मैंने लिख रखा, मैं आपको बताता हूँ क्या कैसे होता है। बट वो जो एक्चुअल में क्या है ना, डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू दैट ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना? जो आपका रेन के बाद जो वाटर आपका एटमोस्फेयर में रह गया, उससे जो डिस्पर्सन होता है और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसके चलते ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके क्या आप लोग को रेनबो दिखता है। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप भी यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया। देखो जैसे कि सनलाइट आया, ठीक है बच्चे? सनलाइट आया, सनलाइट क्या होगा, पहले ये रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है? रिफ्रैक्ट करेगा यहाँ पे, और क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होगा। तो लाइट यहाँ पे 7 कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। देखो रेड और वायलेट देखो टूट गया, तो 2 को दिखाया, और सारे कलर को भी आप बीच में दिखा सकते हो। आपको ये डायग्राम आराम से गूगल इंटरनेट पर या आपके बुक्स में मिल सकता है, एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये डायग्राम कलरफुल, बट आपको जो है सो बाहर आप इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो करके सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से 7 कलर में होता है, ठीक है? मेरे लिए टफ था बनाना। अब देखो जब ये 7 कलर में इस तरह से स्प्लिट होता है, फिर यहां जाता है, यहाँ पे इंटरनल, मैंने आपको टोटल टीआईआर पढ़ाया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करके फिर से ये आपके पास आएगा, और यहाँ पे मान लो ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा था, तो उसको क्या दिखेगा, रेनबो दिखेगा। इससे वही चीज यहाँ लिखा हो, क्या लिखा देखो, a rainbow is naturally a spectrum appear in the sky after the rain shower, है ना? जब आपका रेन हो जाता है उसके बाद आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो है आपके एटमॉस्फेयर में कुछ रेन ड्रॉप्स, बहुत टाइनी रेन ड्रॉप्स है तो रह जाता है ना? It causes by the dispersion of sorry student, just one, ma'am, right,
I don't need your good morning. Sorry. I don't need your good morning. I'm taking class. Will you call me after some time? Sorry, student. Just wait, student. I don't know why. How? Okay. So, am I audible or not, student? Okay. I don't know what's happening to in my phone. If someone is calling, I don't need to pick up that call. Just ऐसे ही उठ जा रहा है, मतलब मुझे उठाना नहीं पड़ रहा है कॉल, अपने आप उठ जा रहा है। ये क्या प्रॉब्लम आया है? खुद ब खुद ऑटोमेटिक आंसर हो जा रहा है। और इसके चलते मुझे बहुत दिक्कत, लाइक राइट नाउ इन बिटवीन क्लास इफ समवन इज कॉलिंग, वो डायरेक्ट ही सब कुछ खत्म होकर के और उठ जा रहा है। अभी मैं देखूंगा इसका कुछ सेटिंग प्रॉब्लम आया। ठीक है, तुम में से कोई एक्सपर्ट है, किसी को पता है कि ये क्यों हुआ है? एनीवन? चलो मैं बाद में बात करूंगा आफ्टर क्लास। ठीक है, देखता हूँ क्या है, मैं गूगल करूंगा क्या प्रॉब्लम हो गया। ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्या है कि जब भी मैं आपको क्या बता रहा था, देखो लिंक टूट गया, है ना। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है। रेनबो इज नेचुरली स्पेक्ट्रम अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर। इट कॉजेज बाय द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। मैं ये चीज आपको बताया था कि आफ्टर रेन क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जो है तो रह जाता है एटमॉस्फेयर में, और उसके साथ उससे डिस्पर्सन होता है और आपको दिखता है। दिस वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट्स लाइक अ स्मॉल प्रिज्म, है ना। जो हमारे स्मॉल प्रिज्म की तरह ये वाटर ड्रॉपलेट बिहेव करेगा। इसके चलते तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो रहा है यहाँ पर, देखो डिस्पर्सन ऑफ, मैंने आपको दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन रिफ्लेक्ट एंड डिस्पर्सन ऑफ द सनलाइट रिफ्लेक्ट इट इंटरनली। अब यहाँ जो डिस्पर्सन हुआ है, दैट लाइट इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग एट दिस पॉइंट, अगेन इट्स कमिंग इन दिस डायरेक्शन internally and finally refract it again and it's come out to the raindrop। यहां से आता है, अब ये आकर के ऑब्जर्वर का आई पर दिखेगा, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि भाई साहब ऊपर में रेड है और नीचे में वायलेट कलर का एक इस तरह से जो है रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। मैं आपको कुछ रेनबो फॉर्मेशन का इमेज दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ से रेनबो, हाउ रेनबो इज फॉर्मिंग, इसी से यहाँ से नोट कर लोगे, डायग्राम बना लोगे। देखो नेक्स्ट वाले में आपको मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखता है। इस तरह से आपको रेनबो जो है सो आपको आराम से इजीली दिखेगा। देखो नेचुरल रेनबो का, देखो ये तो चलो बनाया हुआ है, आपको ये देखो नेचुरल रेनबो है ना। तो इस टाइप का दिखता है, आप देखो इधर दिख रहा है, इस तरह का हुआ या ये हुआ, यहाँ देखो, तो इस तरह से आपको दिखता है। आप सब ने देखा है ना। पता नहीं ये इमेज क्यों लगा रखा है, तो ये सब जो है ऐसे ही बना हुआ है, इसको मत गौर करो। इसमें ऑर्डर वगैरह भी आपको डिफरेंट मिल सकता है, बट दिस इज, देखो ऐसे डेकोरेट करने के लिए क्या कुछ भी ऑर्डर लगा दिया है, बट यहाँ आपको एक्चुअल ऑर्डर में दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरल इमेज क्लिक किया हुआ है, तो इधर आपको सही से दिख रहा है। समझ में आ रहा है सबको कि हाउ रेनबो इज फॉर्मिंग? ओके, हाँ ओके स्टूडेंट, नाउ हम लोग देखेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, है ना। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या कहने का मतलब है सर, जैसे कि हमारा मान लो, मैं यहाँ पे एक छोटा सा अर्थ ड्रॉ करता हूँ, तो अर्थ मान लो ये ऊपर से नीचे की ओर आप आ रहे हो, ये हमारा क्या है, अर्थ है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो इधर इस वाले पार्ट में ज्यादा डेंसर होता है, ठीक है, इधर डेंसर होगा, इधर रेयर 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 रेयर, ऐसे मैं दिखा नहीं सकता बट मैं आपको कोशिश किया। अब ऊपर जो होता है सो रेयर मीडियम होता है, और नीचे की ओर जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है, जो डेंसर मीडियम है रिलेटिव टू अपर पार्ट्स, जो लोअर पार्ट्स होता है वो ज्यादा होता है। क्यों सर? क्योंकि देखो ऊपर जो है तो आपका कोल्ड एयर होता है, और नीचे क्या, सॉरी ऊपर जो है सो हॉट एयर होता है, नीचे क्या होता है, कोल्ड होता है। तो कोल्ड एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर होता है एज कंपेयर टू द हॉटर एयर, है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज कर रहा, सॉरी नीचे की ओर आओगे तो डिक्रीज करेगा, और ऊपर की आ जाओगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, नीचे की ओर आओगे तो इट्स इंक्रीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू जो है उसकी हम लोग बात करें, तो नीचे की ओर जाने पे जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स ना नाउ आई एम टेकिंग क्लास विथ माय मोबाइल डेटा, ठीक है, मेरा वाईफाई राउटर बंद हो चुका, हो सकता है थोड़ा बहुत, हाँ इट्स ओके इट्स ओके, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास ऑल्सो, ओके, you will get the recording of this class, I will upload this class,
So don't worry. Okay. If someone is finding problem after this class, you will find this video also on a YouTube. I will upload that on YouTube. So from there you can watch again. Okay. So look at this, student. So if you are coming here in downward direction or towards the earth, okay, then what you will find, the mu refractive index is decreasing, and if you are moving in upward direction from earth, then you will find the mu, the refractive index is डिक्रीजिंग। हेयर देखो यहाँ पे दिखा रहता है, ये ग्राउंड सरफेस है, ये ऑब्जर्वर का आई है। अब देखो क्या होगा, एक्चुअल में यहाँ पे हमारा स्टार, अब स्टार से जो लाइट आ रहा है, इस तरह से लाइट आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन, दिस इज द नॉर्मल, सो दिस वन इज द नॉर्मल, लुक एट इट, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस, एंड हियर इन दिस डायरेक्शन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। तो क्या होगा बच्चे, द लाइट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअली यहाँ से जो लाइट आना चाहिए उसको ऐसे चले जाना चाहिए था, देखो ये डॉटेड लाइन के अक्रॉस जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये टिल्ट होगा, ये इस तरह से लाइट आ रहा है, ये इस तरह से टिल्ट होकर के आई पे जाएगा, है ना, टिल्ट होगा। क्यों टिल्ट हो रहा है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। अब ये आपका जब आईज पे दिखेगा तो आपको क्या लगेगा कि ये लाइट इधर कहीं से आ रहा है, जबकि एक्चुअल रियल पोजीशन जो है यहाँ लिखा हुआ है, रियल पोजीशन ऑफ स्टार, दिस इज द रियल पोजीशन, बट आपके आईज पर आएगा तो आपको क्या लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रहा है, तो दिस इज द अपैरेंट पोजीशन, है ना, आपको यहाँ पर दिखेगा एक्चुअल में लाइट ये है। तो ये जो फेनोमेना है, दिस इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मैंने फिर से इसको लिख भी दिया है बच्चे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द ग्रेजुअली चेंज इन refractive index of the atmosphere. The refractive index of the atmosphere is gradually increasing towards the surface of the earth because of the hot air above and less dense than the cold air below. So the light is gradually bent towards the normal. मैं ये पूरा जो है सब कुछ यहाँ लिख भी दिया है बच्चे, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिटन में भी है, तो होप सो आपको सबको समझ में आया कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आप इसको लिख भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट्स बनाकर एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। बेसिक चीज है, बेसिक्स नेचुरल फेनोमेना है, आपको मतलब पता होना चाहिए, रीजंस पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। होप सो सबको समझ में आ रहा है समझ में। गायत्री अगेन वॉइस ब्रेक कर रहा है क्या? ओके डोंट वरी गायत्री, आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास, ठीक है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो वहां से फिर से देख पाओगे, ठीक है। ओके नाउ लुक एट दिस, ये होता है, ये एक्चुअल यहाँ पे सीन बना है कि मान लो एक कोई आदमी है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के यहाँ पे बना है, कोई आदमी है, तो एक्चुअल में जो है सो लाइट इधर से आ रहा है, बट वो इस तरह से टिल्ट होकर के आदमी के पास आ रहा है, और उसको क्या दिख रहा है कि ये अलग जगह, ये अलग जगह, बाकी इसको हम लोग समझ में। और जब भी आप ऊपर से नीचे की आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो इंक्रीज हो रहा है, जो आपका म्यू होता है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बच्चे। तो ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये हम लोग को पता है, ठीक है ना, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके नेक्स्ट वन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। आप देखते हो कि स्टार जो है सो कभी जल रहा होता है, कभी बंद हो रहा होता है, इस तरह का होता है। क्यों होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों होता है, रीजन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो स्टार है वो ट्विंकल करता है, उसका रीजन क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, एक तो वो भी यूनिफॉर्म नहीं है, दूसरा बात क्या है, जो पोजीशन ऑफ स्टार है वो भी चेंज होता रहता है, एटमॉस्फेरिक लेयर जो है एयर्स में जो मूवमेंट होते रहता है, दीज आर द रीजन। पहली बात तो यूनिफॉर्म नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग है, और वो लेयर्स का क्या होता है, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, उसमें मूवमेंट होता है। दूसरी बात क्या है कि स्टार का पोजीशन में भी चेंज होता है, इसके चलते ही जो आपको लाइट आता है वो कभी ब्राइटर आता है, कभी लेस आता है, तो आपको क्या लगता है कि स्टार जो है सो ट्विंकल करता है। समझ में आ रहा है बच्चे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ स्टार एंड द मूवमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द लाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिख रखा हूँ, ठीक है। दूसरी बात आपको क्यों ट्विंकल करता है ये तो मैंने बता दिया, यहाँ रिटन है, आप यहाँ से एक बार देख लेना, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि प्लैनेट, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्लैनेट जो है वो आपको क्यों नहीं, उससे जो लाइट आते रहता है या जब आप उसको देखते हो तो वो क्यों नहीं आपको दिखता है, वहां से ट्विंकलिंग इफेक्ट्स क्यों नहीं दिखता है, उसका सिंपल सा रीजन है
एज कंपेयर टू स्टार, हमारा जो प्लैनेट है वो पास में है ना। देखो प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ सरफेस देन स्टार। ओके, द लाइट फ्रॉम द स्टार्स कंसीडर एज अ पॉइंट सोर्स, और इसको जो है प्लैनेट्स को हम लोग पॉइंट सोर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसको हम लोग एक्सटेंडेड सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। पॉइंट सोर्स मतलब क्या, ऐसा बहुत दूर है एक पॉइंट की तरह, बट आपको प्लैनेट जो है सो इस तरह से सर्कुलर, इस तरह से एक्सटेंडेड सोर्स की तरह दिखता है। हमारा सर्कल और सर्कुलर हम लोग रिज्यूम करते हैं प्लैनेट्स को, है ना। The extended source of light, the light from the planets nullify the twinkling effects। ठीक है, पास है तो इसमें ज्यादा आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट्स वगैरह वहां पे हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वैसे क्या है कि प्लैनेट्स का अपना लाइट होता भी नहीं है, वो क्या होता है किसी स्टार से या कहीं और से लाइट उसको मिल रहा होता है, उसके चलते ही वो ब्राइट होता है, उसके चलते ही वो दिखता है। ठीक है ना, बट स्टार क्या है, इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, उसके पास अपना लाइट होता है। आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट समझना था, ट्विंकलिंग इफेक्ट्स का रीजन आपको सिंपली समझ में आता है। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टारलाइट। अब ये क्या होता है, देखो ड्यू टू चेंज इन, मैं जो इंपॉर्टेंट है वर्ड इसको नोट कर, ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ द स्टार एंड द मूवमेंट ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो लाइन को मैंने अंडरलाइन किया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके चलते ही क्या होता है, आपको जो लाइट्स है वो ट्विंकलिंग की तरह, मतलब वो जो स्टार से जो लाइट आ रहा है वो कभी ब्राइटर मिलता है और कभी आपको लेस लाइट मिलता है ना। तो आपको जो है सो वो स्टार ट्विंकल होता हुआ दिखता है। ठीक है, स्टार में आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट्स पता चलता है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ना बोलो। ओके okay students, the next one is what, advanced sunrise and delayed sunset। ठीक है, आपका जो सनराइज है वो पहले हो जाता है, जो एक्चुअल में हमारा सन ओरिजिन को क्रॉस करता है उससे पहले ही आपको सनराइज हो जाता है, और सनसेट भी हमारा सन ओरिजिन को क्रॉस कर जाता है, फिर भी हम लोग को सन दिखते रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या होता है कि सन हम लोग को 2 मिनट पहले ही दिखने लगता है। ये देखो ओरिजिन को अभी यहाँ से करने में जो टाइम इसको चाहिए, जो डेल्टा टी चाहिए, दैट इज द 2 मिनट्स। 2 मिनट्स पहले ही आपको क्या करने लगेगा, सन दिखना शुरू हो जाएगा। क्या कह रहे हैं सर, क्यों होता है? देखो अब देखो सन से लाइट आ रहा है, सन से ऐसा लाइट आया, यहाँ जब सन पहुंचा, एक्चुअल में सन इधर से आ रहा है, ठीक है, यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, जरा मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे क्या होगा, इट विल टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी डेंसिटी, अगर आप अर्थ की ओर मूव करते हो तो म्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज होते जाता है, तो इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इट विल कंटीन्यूअसली टिल्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। और यहाँ पे मान लो एक ऑब्जर्वर खड़ा था, तो उस ऑब्जर्वर के हाथ पर देखो यहाँ से टिल्ट होकर पहुंच गया, तो एक्चुअल में क्या हो गया कि रियल पोजीशन ऑफ सन जो है यहाँ है ना, बट एक्चुअल में इसको क्या लगेगा कि सन यहाँ आ गया, मतलब क्या हो गया, सनराइज हो चुका। समझ में आ रहा है आपको, यहाँ लगेगा कि सनराइज हो चुका है। तो ये देखो ये अभी ओरिजिन को क्रॉस नहीं किया, इस ओरिजिन को क्रॉस नहीं किया, 2 मिनट पहले ही जो यहाँ से लाइट आ रहा था ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और इसका जो इधर की ओर क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है, उसके चलते क्या हो जाएगा बच्चे, आपको पहले ही सन दिख जाएगा। ठीक है ना, तो 2 मिनट पहले सनराइज होता है। और सनसेट के टाइम में देख रहे हैं, सनसेट के टाइम में देखो जब तक सन यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से जो सन का लाइट आ रहा है, इस तरह से सन का जो लाइट आ रहा है, अगेन देखो ये नॉर्मल है, तो इसको क्रॉस करने के बाद ये किधर होगा, टिल्ट होगा, और टिल्ट होकर के देखते रहेगा। तो आपको 2 मिनट लेट तक जो है, सो 2 मिनट लेट तक जो है आपको सन कैसा दिखते रहेगा, दिखते रहेगा ओरिजिन से, ऐसा लगता रहेगा आपको ओरिजिन से ऊपर, एक्चुअली में ओरिजिन से नीचे चले गया है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा दिखेगा कि हाँ अभी दिख रहा। ठीक है ना, इसको मैंने लिख दिया। क्यों होता है ये, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के चलते। देखो द सनलाइट इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द सनसेट। 2 मिनट पहले दिखते रहता है और 2 मिनट बाद तक दिखते रहता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन आपको समझ में आ गया है, तो आप यहाँ से समझ सकते हो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम लोग को दिखते रहता है।
दिखे है ना। तो एक्चुअल में सन नहीं क्रॉस किया रहता है हॉरिजन को, और एक्शन क्रॉस कर गया था फिर भी आपको दिखते रहता है। तो इस यही है, दिस इज द रीजन व्हाई द सन इज विजिबल एडवांस, और यू कैन से इट्स एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का जो रीजन है, दिस इज द रीजन। सबको समझ में आ रहा है? ये चीजें समझ में आया, बात स्ट्राइक किया सबको? ओके गुड। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, टाइम तो हुआ नहीं है अभी, हाँ है टाइम हमारे पास है। ओके, मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म ही करूं। ओके, सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अब जरा समझते हैं ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट में थोड़ा सा। एक्चुअल में आपको यहाँ पे जो है टिंडल इफेक्ट्स पढ़ना है। स्कैटरिंग लाइट में हम लोग को मेनली जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? टिंडल इफेक्ट्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी लाइट्स आ रहा है, कोई भी लाइट्स आ रहा है ना, और वो किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कोई भी चीज से ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो क्या होगा? स्कैटर्ड हो जाएगा, है ना। तो आप देखो जरा टिंडल इफेक्ट्स क्या होता है जरा समझना। आप लोग ये इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे कोई भी कमरा है, ठीक है, उसका सारे गेट खिड़की सब कुछ बंद कर दो और वेंटिलेटर से आप सनलाइट को आने दो, या उसमें कोई लेजर लाइट आप जलाओ या कोई टॉर्च जलाओगे हाई इंटेंसिटी का, तो आपको उसमें ना आराम से दिखेगा, वो जो रे है वो प्रॉपरली आपको विजिबल होगा, है ना। क्यों विजिबल होता है और सारा चीज क्यों नहीं? क्योंकि देखो वहां ना डस्ट पार्टिकल्स होता है और उसके साथ जो है सो लाइट आकर के कोलाइड करता है ना। वहां स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। मैं आपको समझाता हूँ पहले। देखो टिंडल इफेक्ट्स क्या है, पहले इसको मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझाता हूँ, फिर आपको पूरे अच्छे से समझाऊंगा। एक्चुअली में क्या होता है, व्हेन द बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू द कोलाइड सॉल्यूशन। कोलाइड सॉल्यूशन क्या है? जो लाइट के पाथ में, देखो यहाँ लिख भी दिया है मैंने, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइड पार्टिकल्स, है ना। दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट्स। अब देखो इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। जैसे देखो ये आप लोग सब जाते हैं ऐसे जंगल में घूमने के लिए जाओगे, तो आप वहां पे जो लाइट्स आते रहेगा वो आपके लिए इजीली विजिबल होता है। क्यों विजिबल होता है? क्योंकि यहाँ जो डस्ट पार्टिकल है और जो कुछ भी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स या डस्ट पार्टिकल्स ये सब जो है वो जो है वहां से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है और आपको ये चीजें विजिबल होते हैं। यहाँ लिखा है द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द एयर मॉलिक्यूल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, डस्ट, smoke, etc. When sunlight passes through the atmosphere, the path of the light becomes visible due to scattering of light by these particles. तो ये चीजें आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा, सबने देखा होगा। कभी कभी मॉर्निंग के टाइम में जब आपकी विंडो से भी लाइट आता है तब भी ये चीजें दिखता है ना। और आप लोग कभी जंगल वगैरह घूमने गए होंगे तो वहां पे भी सबने देखा होगा। सबने देखा ये, ऐसा कोई है जो कभी ये इफेक्ट्स देखा ही नहीं है, उसको लाइट का पाथ विजिबल नहीं है? तो आप आना स्कूल में, मैं आपको दिखा दूंगा, कहीं ना कहीं हमेशा दिख सकता है। एक्चुअल में टिंडल इफेक्ट्स को जैसे कोलाइड सॉल्यूशन में ऑब्जर्व किया था, लेकिन ये चीजें तो आपके रियल लाइफ में विजिबल नहीं है, रियल लाइफ में आपको पता नहीं चलेगा। इसके लिए मैं आपको ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश की, ठीक है। अब जरा समझो नेक्स्ट सेंटेंस का इसका मतलब क्या है। क्या लिखा है देखो, द कलर ऑफ स्कैटरिंग लाइट्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल्स। अब देखो बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा पार्टिकल्स है, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल्स है। जनरली जो डस्ट पार्टिकल्स, जो फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल है आपके एटमॉस्फेयर में, वो छोटा ही होता है। तो जब ज्यादा छोटा होता है तो उससे जो स्कैटर्ड क्या होगा, ब्लू लाइट्स वगैरह होगा, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा, मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा कि इसका इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इफेक्ट्स हम लोग देखेंगे कि, और उसमें मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई जो स्काई होता है वो ब्लू दिखता है या वगैरह वगैरह, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। क्या है, द कलर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। तो आपको जो स्कैटर्ड लाइट है वो कौन से कलर का लाइट स्कैटर करेगा, ये डिपेंड करेगा किस साइज का पार्टिकल से वो टकराया है, ठीक है। एक तो ये चीज वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर्ड ब्लू लाइट्स। मैं आपको बोला ये चीज कि जब भी छोटा लाइट होगा तो वो क्या करेगा, ब्लू लाइट को स्कैटर करेगा। और लार्ज पार्टिकल्स, अब लार्ज बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा ही पार्टिकल, बट लार्ज पार्टिकल स्कैटर्ड द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा लार्ज होगा वो किसको करेगा, रेड कलर ऑफ लाइट को जो है स्कैटर्ड करेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को ये चीजें? तो ब्लू लाइट जो है जब भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी टाइनी पार्टिकल्स के साथ स्कैटरिंग होता है तो उसमें जो है स्कैटर्ड हो जाता है, ठीक है। देखो इसका एक एग्जांपल
मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ब्लू। समझना क्या है, वाई इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई ब्लू। आपको जो ब्लू कलर का स्काई क्यों दिखता है, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, तो ये तो क्लियर नहीं, इसमें तो क्लाउडी है। अब जनरली जब हमारा स्काई क्लियर होता है आफ्टर रेन आप देखोगे तो आपको ब्लू कलर का दिखता रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में ना छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल साइज का डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सब होता है, और जब लाइट जाता है तो वो उससे ब्लू कलर का लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाता है, क्योंकि ब्लू कलर लाइट का क्या होता है, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, सबसे कम होता है ना, तो वो स्कैटर्ड हो जाता है, और इसके चलते ही आपको जो है सो हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो आपको ब्लू दिखता है। मैंने यहाँ लिख रखा है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, देखो आप यहाँ पढ़ोगे भी लैंग्वेज तो आपको समझ में आ जाएगा। द फाइन पार्टिकल्स, देखो यहाँ लिखा, द फाइन पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। ठीक है, दे कैन स्कैटर ब्लू लाइट व्हिच हैज द शॉर्टर वेवलेंथ। ये सिर्फ ब्लू लाइट को ही स्कैटर करता है। दे कैन स्कैटर blue light which has a shorter wavelength than the red light which has a longer wavelength। red light का कैसा होता है, longer wavelength होता है। the sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in atmosphere scatter the blue more strongly than the red light। क्योंकि क्या होता है, वो ज्यादा छोटा पार्टिकल्स होता है, माइन्यूट पार्टिकल्स होता है, तो वो ब्लू लाइट्स को क्या करता है, स्कैटर्ड कर देता है। इसके चलते ही आपको क्या दिखता है, स्काई अपीयर्स, द स्काई अपीयर्स ब्लू। जब लाइट ब्लू आपका क्या कहता है, स्कैटर्ड होगा, तो आप जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसका हो रहा है, ब्लू कलर का हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा। रेड वाला पार्ट जो है सो आ जाएगा, आपके तरफ आ जाएगा। अब देखो, इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर, क्या होगा, इफ द अर्थ हैज नो एटमॉस्फेयर देयर वुड बी नो एनी स्कैटरिंग, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगा लाइट का, तो उस समय आपको कैसा दिखेगा, डार्क, है ना, उस समय आपको कैसा दिखेगा, डार्क दिखेगा। जब आप बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हो ना, वहां से जब आप स्काई को देखते हो तो वहां एटमॉस्फेयर नहीं होता है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, तो आपको क्या हो जाएगा, डार्क दिखता है। जैसे यहाँ पे लिख भी दिया, द स्काई अपीयर डार्क एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड। डस्ट वगैरह सब क्या है, ये हमारे आसपास ही तो है। अब जब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले जाओगे, देन यू विल फाइंड द स्काई इज डार्क। स्काई कैसा है, डार्क कलर का है। सबको समझ में आ रहा है, बेसिक चीजें। अब देखो, मैं आपको ये चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सेम चीजें, ठीक है, आप लोग देख लेना। अब देखो और भी है कि कलर ऑफ स्काई एट द सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम में जो है स्काई का कलर क्या होता है। अब जरा देखो, यहां से क्या है कि जब आपका सन ये हॉरिजन लेवल था मान लो, और नियर द हॉरिजन लेवल की हम लोग बात करें, व्हेन आवर सन इज एट नियर हॉरिजन, मतलब सनसेट और सनराइज की हम लोग बात करें, उस समय क्या होगा कि ब्लू लाइट जो है वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, ब्लू लाइट स्कैटर हो जाएगा, और आपके पास क्या है, अगर मान लो यहाँ ऑब्जर्वर था, तो इस ऑब्जर्वर के पास एक्चुअल में देखो, इसको एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा पार्ट ट्रेवल करना है, तो इसमें सारा ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाएगा, और आपके पास बच क्या जाएगा, रेडिश कलर लाइट। जो आपका जिसका वेवलेंथ हाई है वो लाइट सिर्फ बच जाएगा, जिसका वेवलेंथ छोटा है वो सारा बाय स्कैटरिंग खत्म हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसीलिए जो है सो मॉर्निंग टाइम में एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट आपको क्या दिखता है, सन जो है सो रेडिश कलर का दिखता है। देखो, ब्लू लाइट स्कैटर्ड अवे एंड सन अपीयर्स रेडिश। ये दो एक लाइन में ही हम लोग को ये पूरा व्हाटएवर रिटन है समझ में आ जाता है। बट देखो, जब आफ्टरनून के टाइम में हमारा सन कैसा आता है, ऐसा ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ देखो पाथ कम करना पड़ रहा है, कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, यहाँ से लगभग सब लाइट आ जाता है, थोड़ा बहुत जो है कुछ लाइट स्कैटर हो पाता है, ठीक है। इसके जगह यहाँ जो है आपको येलोइश दिखता है। इस चीज को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, क्या है, एट द सनराइज एंड द सनसेट द सन इज नियर द हॉरिजन एंड द लाइट फ्रॉम द सन ट्रेवल थ्रू आउट द थिकर लेयर। देखो यहाँ इतना सारा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहाँ देखो इतना, तो एज कंपेयर टू दिस वन, here the sunlight have to travel the more distance, इसे लिखा distance through the atmosphere near the most of the blue light and the shorter wavelength light are scattered away
by the particles of the air and the red light and the longer wavelength reaches to our eyes. That's why the sun is visible to us reddish. समझ में आ रहा है क्यों रेडिश दिखता है? इसका रीजन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि why at the time of sunrise and sunset the sun is reddish and what is the color, ऐसा पूछा जा सकता है और रीजन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। होप सो सबको क्लियर हो जाएगा, सबको समझ में आ गया मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये देखो ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर मैंने बना रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है? समझ में आया या रिपीट कर दूं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना बोलो यार, क्या हुआ? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द समरी पार्ट, आप इसके थ्रू हो लेना एक बार, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना था, छोटा सा चैप्टर था, मेनली इसमें जो है ह्यूमन आइज वाला पार्ट्स था, वो बहुत डिटेल में, ये सभी डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको इसका शॉर्ट नोट्स भी भेज दूंगा, वैसे आप लोग यहाँ से इसी पीपीटी से जो है तो शॉर्ट नोट्स बना दोगे, मेनली क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ठीक है बच्चे? तो क्लास हो गया आज का ओवर, ठीक है? आप लोग यहाँ से नोट्स